जैसा कि हम दबाव समूह के बारे में चर्चा कर रहे थे। दबाव समूह ऐसा दबाव समूह जो लोगों को औपचारिक संगठन के रूप में बांधता है, सामान्य उद्देश्य होते हैं और विशेष घटनाक्रम के रूप में विधि निर्माण और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए या अपने हितों को प्रोत्साहन देने के लिए वह सार्वजनिक नीतियों को क्रियान्वयन को भी प्रभावित करते हैं। ऐसा दबाव समूह कहा जाता है। आज हम चर्चा करेंगे दबाव समूह का वर्गीकरण। दबाव समूह कई प्रकार के होते हैं। उन्हें किसी एक आधार पर वर्गीकृत करना संभव प्रतीत नहीं होता। लक्ष्यों की दृष्टि से विद्वानों ने साधारणतः दो अर्थों में उसे विभाजित किया है, दो भागों में विभाजित किया है। पहला लोकार्थी, दूसरा स्वार्थी। भारतवर्ष में गौ सेवा संघ, भारत सेवक समाज या गौ सेवा प्रकल्प, जन सेवा समिति, ये सब लोकार्थी दबाव समूह माने जाते हैं, क्योंकि वे किसी एक व्यक्ति के हित के लिए नहीं बल्कि सब के हितों के लिए काम करते हैं। दूसरी ओर व्यापारी संघ, श्रमिक संघ न केवल अपने सदस्यों के हित की साधना के लिए कार्य करते हैं बल्कि सबके हित के लिए काम करते हैं, बल्कि न केवल अपने सदस्य के हित की साधना करने के लिए कार्य करते हैं बल्कि इस कारण इन्हें स्वार्थी संगठन कहा जाता है। तात्पर्य हुआ कि दूसरी ओर व्यापारी श्रमिक संघ जो केवल अपने ही सदस्यों के हित की साधना करते हैं, लोकार्थी या सार्वजनिक रूप से नहीं करते, इसलिए इन्हें स्वार्थी कहा जाता है। औपचारिक या अनौपचारिक जो संगठन है उस आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर, विपन्न और प्रभावशीलता के आधार पर, निर्बल और कमजोर के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। आर्थिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक, वैचारिक आदि मुख्य आधारों पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। किंतु ब्लोंडेल ने दबाव समूह को सांप्रदायिक और संस्कारात्मक वर्गों में विभाजित किया है। ब्लोंडेल का दबाव समूह वर्गीकरण, जैसा कि ये चित्र में रेखा चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि दबाव समूह दो प्रकार के होते हैं। पहला सांप्रदायिक, दूसरा संस्कारात्मक। सांप्रदायिक दबाव समूह से कहते हैं जिनकी स्थापना का मूल में व्यक्तियों के सामाजिक संबंध होते हैं। सांप्रदायिक या सामाजिक समूह कहा जाता है। वे समूह किसी की स्थापना के पीछे विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति प्रेरक तत्व है, उन्हें संस्कारात्मक समूह कहा जाता है। यानी संस्कारात्मक समूह है उसे कहा जाता है, या दबाव समूह उसे कहा जाता है जिसे किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति का प्रेरक तत्व होता है उनमें, वो संस्कारात्मक। यानी किसी से संपर्क में आने पर उनका कोई विशिष्ट लक्ष्य सामने आता है, उसको संस्कारात्मक समूह कहते हैं। ब्लोंडेल ने सामाजिक या सांप्रदायिक दबाव समूह को अपना दो भागों में विभाजित किया है। पहला प्रथागत, दूसरा संस्थागत। इस तरह संस्कारात्मक समूह को भी दो भागों में बांटा गया है। संरक्षात्मक, दूसरा उत्थानात्मक। इस प्रकार से ब्लोंडेल ने दबाव समूह को इस तरह से वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार आमंड ने भी चार भागों में इसको वर्गीकृत किया है। संस्थागत, इंस्टीट्यूशनल, असामुदायिक, नॉन एसोसिएशनल, चमत्कारी, ऑनोमिक, समुदायात्मक या संस्कारात्मक, एसोसिएशनल। इस प्रकार से इनका वर्गीकरण इस प्रकार से उनको करने का प्रयास किया गया है। जो दबाव समूह को देखा जाए तो वैसे हम वर्गीकृत करने में
असंभव प्रतीत होता है, वर्गीकृत किया जाना असंभव है, फिर भी इन्होंने इतना प्रयास किया है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में जो अंतर है वो हमें देखने को मिलता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों के मध्य सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के स्वार्थों की पूर्ति होता है। दबाव समूह राजनीतिक दलों के लिए जनमत को प्रभावित करता है, जनता के एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो आगे चलकर मतों में तब्दील होते हैं, वोट बैंक बनता है। और राजनीतिक दल उनकी मांगों का, जैसे विपक्ष में होते हैं, उनका समर्थन करते हैं। इस प्रकार से एक दूसरे के हितों की पूर्ति के लिए दोनों में जो मध्य संबंध है वो घनिष्ठ पाए जाते हैं और पारस्परिक एक दूसरे पर निर्भरता रहती है। दोनों अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे की सहायता और सहयोग लेते रहते हैं। किंतु पारस्परिकता का अर्थ ये नहीं कि दोनों एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकते। कभी कभी दबाव समूह का निर्माण राजनीतिक दलों की पहल से होता है और राजनीतिक दल भी दबाव समूह की पहल पर बनते हैं। किंतु विकास की प्रक्रिया में धीरे धीरे दोनों ही पहलकर्ता संगठन से स्वतंत्र हो जाते हैं और ये देखा गया है कि दबाव समूह राजनीतिक दल कभी कभी विशिष्ट परिस्थितियों में स्वतंत्र और पारस्परिक विरोध में भी कार्य करते दिखाई देने लगते हैं। ऐसे अवसर पर जब दबाव समूह किसी एक दल से नहीं बल्कि उससे अधिक दलों से अपना कार्य करवाने का प्रयत्न करते हैं, तो ब्लेंडल का मत है कि दबाव समूह व राजनीतिक दलों के मध्य जो संबंध है पारस्परिक निर्भरता, यद्यपि उनका ये मानना है कि दबाव समूह पर दलों की अत्यधिक निर्भरता और दलों पर दबाव समूह की अत्यधिक निर्भरता वांछित नहीं है। जैसा कि सोवियत रूस और अन्य सर्वाधिकारवादी देशों में दबाव समूह की स्थिति दलों के अधीन होती है, जहाँ राजनीतिक दल दबाव समूह से निर्देशित और नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार से एक दूसरे की जो अंतर्निर्भरता है, एक दूसरे के जो है उसमें अंतर प्राय देखने को मिलते हैं। जैसा कि हाइनर और लेविन ने बताया कि दोनों में मौलिक अंतर है। जहाँ राजनीतिक दल एक निश्चित अवधि के बाद मतदाताओं के समक्ष शासन की सत्ता ग्रहण करने के लिए अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, वहीं दबाव समूह न तो ये दावा प्रस्तुत करते हैं न सरकार चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं। दोनों के मध्य अंतर इन बिंदुओं के माध्यम से हम स्पष्ट कर सकते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर। उद्देश्य संबंधी अंतर दबाव समूह और राजनीतिक दल में। दबाव समूह व राजनीतिक दलों में सबसे बड़ा अंतर उद्देश्य, और दोनों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। दबाव समूह का उद्देश्य सीमित होता है, वह अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, जबकि राजनीतिक दलों का उद्देश्य सामान्य और संपूर्ण समाज की हित साधना से संबंधित होता है। किंतु आचरण में यह आया कि संकुचितता राजनीतिक दलों की नकारात्मकता की भूमिका को इंगित करती है और व्यापक रूप से तो संपूर्ण समाज के उत्थान के लिए सक्रिय रहने का दावा भी करते हैं, किंतु उद्देश्य दोनों का अलग अलग है। दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दलों पर दबाव डालता है, राजनीतिक दलों पर अपनी लॉबिंग करता है, और राजनीतिक दल लोकमत को परिष्कृत करने के लिए उनमें दबाव समूह पर अपना अपना लोकमत परिष्कृत करते हैं और दबाव समूह में एक वातावरण बनाने का काम करते हैं दबाव समूह, और दबाव समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजनीतिक दल पर दबाव डालते हैं। इस प्रकार दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। उद्देश्य संबंधी अंतर इस प्रकार से देखने को मिलता है। अगला है सदस्यता संबंधी अंतर। दबाव समूह व राजनीतिक दलों में यह मौलिक अंतर होता है। राजनीतिक दलों की सदस्यता अन्य या अपवर्जक एक्सक्लूसिव होती है। एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है, किंतु दबाव समूह के संदर्भ में ये ऐसी स्थिति नहीं है। वह अनेक दबाव समूह का सदस्य बन सकता है और एक ही समय एक ही व्यक्ति अलग अलग हितों की पूर्ति के लिए एक से अधिक दबाव समूह का सदस्य बनता है, परंतु राजनीतिक दलों में ऐसा नहीं, एक ही राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है। अगला है राजनीतिक प्रक्रिया संबंधी अंतर। ये सर्वविदित है कि राजनीतिक दल राजनीतिक सत्ता पर अधिकार करना चाहते हैं, किंतु उनकी आचरण प्रक्रिया पूर्णतः राजनीतिक होती है, जबकि दबाव समूह राजनीति में भाग नहीं लेते और बाहर रहकर राजनीति को केवल प्रभावित करना चाहते हैं।
और राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा भी नहीं बनते, किंतु वे निर्णय निर्माताओं को और निर्णयों को प्रभावित करने में रुचि रखते हैं और स्वयं निर्णय निर्माता नहीं बनना चाहते, जबकि राजनीतिक दल निर्णय लेने वाले बनना चाहते हैं। इस हेतु चुनाव लड़ते हैं, जबकि दबाव समूह प्रक्रिया में सिर्फ प्रभाव डालना चाहते हैं। इस प्रकार दबाव समूह की राजनीतिक भूमिका कुछ लुका छुपी सी एक खेल के रूप में देखने को मिलती है। दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा नहीं है। राजनीतिक प्रक्रिया की जो निर्धारित राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें भाग लेते हैं और सत्ता प्राप्त करते हैं, किंतु दबाव समूह उस राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा न होते हुए भी उसमें लुका छिपी की तरह प्रभाव डालते हैं। उस प्रक्रिया में सिर्फ प्रभाव डालना होता है कि इस राजनीतिक प्रक्रिया में हमारा भी योगदान है, ताकि वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। अगला है कार्य क्षेत्र संबंधी। राजनीतिक दल और दबाव समूह में कार्य क्षेत्र में संबंधी अंतर होता है। दबाव समूह का कार्य क्षेत्र अपने विशिष्ट हितों और सीमित और संकीर्ण होता है, जबकि राजनीतिक दलों का कार्य क्षेत्र विशाल कार्यक्रम के आधार पर विस्तृत होता है। राजनीतिक दल एक विस्तृत संगठन होते हैं जो करोड़ों मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि दबाव समूह केवल अपने सदस्यों के हित की पूर्ति के लिए साधन तक सीमित रहते हैं कि उनको अपना कार्य क्षेत्र इतना ही सीमित है कि अपने सदस्यों के हित की पूर्ति हो जाए। और राजनीतिक दल का कार्य क्षेत्र विस्तृत होता है, विशाल होता है, समाज का, देश का एक दबाव होता है। उनके घोषणा पत्र कार्यक्रम में एक प्रक्रिया में निश्चित होता है कि ये हमको काम करने हैं या ये कार्य करने हैं। और दबाव समूह का ऐसा कुछ भी नहीं हो, क्योंकि जनता के सामने नहीं आते, बल्कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजनीतिक दल पर अपना निर्णय या अपने निर्णय करने के संबंधी जो प्रक्रिया है उस पर प्रभाव डालते हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। अगला है संगठनात्मक संबंधी अंतर। दोनों संगठनों में संगठन संबंधी अंतर है। राजनीतिक दलों का संगठन राष्ट्रव्यापी होता है, जैसा कि साम्यवादी जैसे कुछ दल हैं वो अंतर्राष्ट्रीय भी होते हैं, परंतु दबाव समूह से इनकी तुलना में संकीर्ण केवल हितव्यापी होते हैं। यद्यपि आजकल दबाव समूह का दायरा बढ़ गया है, राजनीतिक दल संगठन भी प्रदेश, प्रांत और सीमित होने लगा है। दोनों ही संगठनों में संगठनात्मक अंतर कम होता जा रहा है, क्योंकि दोनों ही कार्य संचालन के लिए अपना अपना संगठन बनाने लगे हैं। इस प्रकार दबाव समूह और राजनीतिक दलों में ये प्रमुख रूप से अंतर पाया जाता है। दोनों में अंतर क्रिया, इंटरेक्शन बिटवीन बोथ राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप। जैसा कि ये हमें एक रेखा चित्र के माध्यम से राजनीतिक दल, दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दल पर प्रभाव डालते हैं, और राजनीतिक दल हैं वो जन समर्थन का विस्तार के लिए दबाव समूह को ये कार्य सौंपते हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन प्राप्त हो। इस प्रकार दोनों एक तरह से अंतर क्रिया करते हैं, और दोनों में हर्फन फाइनर ने इस प्रकार से दोनों के अंतर, इंटरेक्शन बिटवीन बोथ, दोनों के राजनीतिक दलों और दबाव समूह की जो अंतर क्रिया है उसको इस प्रकार से स्पष्ट किया है। जहाँ सिद्धांत और संगठन में राजनीतिक दल कमज़ोर होंगे वहाँ दबाव समूह पनपेंगे, और जहाँ दबाव समूह शक्तिशाली होंगे वहाँ राजनीतिक दल कमज़ोर होंगे, और जहाँ राजनीतिक दल शक्तिशाली होंगे वहाँ दबाव समूह दबा दिए जाएंगे। फाइनर का ये कथन पाश्चात्य लोकतंत्र के संदर्भ में ठीक प्रतीत होता है कि विकासशील देशों में या थर्ड वर्ल्ड के जो राष्ट्र हैं या तीसरी दुनिया के जो विकासशील देश हैं उनमें अभी न तो राजनीतिक दलों और न ही दबाव समूह का कोई सुदृढ़ संगठन विकसित हुआ है। इन विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों के दबाव समूह दोनों का उत्थान और पतन बहुत मनोरंजक जान पड़ता है। चुनाव के समय अनेक नए राजनीतिक दल प्रादुर्भाव होता है, चुनाव के बाद में उनमें अधिकांश विलुप्त भी हो जाते हैं। इस तरह से दबाव समूह के बारे में भी कही जा सकती है। इसके बावजूद राजनीतिक दल और दबाव समूह में सहयोग, सहायता, पारस्परिक निर्भरता संबंध पाए जाते हैं, और ये देखने को मिलता है दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दलों का समर्थन जुटाते हैं।
और उन्हें समर्थन देकर अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहते हैं। दूसरी बात ये भी बताई जाती है कि दोनों ही समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मांगों को संयुक्त करते हैं और इस प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें अधिक स्पष्टता देते हैं। ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर देश का राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास का उत्थान होता है। और यही नहीं, इन मांगों को सार्वजनिक नीतियों में बदलने के लिए भी सक्रिय प्रयत्न करते हैं। जैसा कि डायग्राम में बताया, राजनीतिक दल, दबाव समूह हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दल दबाव डालते हैं और राजनीतिक दल जन समर्थन के विस्तार के लिए दबाव समूह पर निर्भरता रहती है। ये अंतर क्रिया इस प्रकार से स्पष्ट की जा सकती है। ऐसी स्थिति में सत्ताधारी दल अपनी लोकप्रियता को बचाने के लिए इन मांगों को सार्वजनिक नीतियों में बदल देता है। जब कभी भी विभिन्न दबाव समूह अपनी मांगों की पूर्ति के लिए प्रदर्शन, बंद, घेराव, हड़ताल आदि का सहारा लेते हैं, उस समय वे राजनीतिक दलों का सक्रिय समर्थन आमंत्रित करते हैं। और ये देखा गया है कि विरोधी दल तो तत्काल समर्थन दे देता है और शासकीय दल भी उनकी उपेक्षा नहीं कर पाता है, क्योंकि उससे जनमत या जन समर्थन का विस्तार होता है। वो हितों की पूर्ति वो दबाव समूह अपने तरीके से करते हैं। इस प्रकार से अनेक दबाव समूह अपने मित्रों के चुनाव में विभिन्न तरीकों में औपचारिकता, अनौपचारिकता, औपचारिक, अनौपचारिक सहायता पहुंचाकर अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करते हैं। और राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों ही लोकमत को प्रभावित करते हैं। इस हेतु समाचार पत्रों का समान रूप से सहयोग प्राप्त करते हैं। और अंत में कहा जा सकता है, वर्तमान युग में राजनीतिक दल और दबाव समूह एक दूसरे के विरोधी नहीं, सहयोगी, सहायक और पूरक हैं। दोनों ही समाज के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो सीमित समाज हो, चाहे श्रमिक समाज हो, विद्यार्थी संघ हो, चाहे श्रमिक संघ हो या कर्मचारी संघ हो। किंतु वो समाज भी बहुत बड़ा समाज है जिसका प्रतिनिधित्व दबाव समूह करता है। और वह दबाव समूह उन समाजों की जो समस्याएं हैं, उनके हित हैं, उसकी पूर्ति के लिए राजनीतिक दल पर प्रभाव डालते हैं। और राजनीतिक दल भी उनको जनमत तैयार करने के लिए, उन्हें अपने जनमत का विस्तार के लिए दबाव समूह को इस कार्य में काम लेते हैं। अतः दोनों ही समाज के हितों का प्रतिनिधित्व है, दोनों ही समाज के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यद्यपि राजनीतिक तरीके से, दूसरा अर्ध राजनीतिक तरीके से। इस प्रकार से एक दूसरे के पूरक, सहयोगी और सहायक सिद्ध हुए हैं। इस प्रकार से दबाव समूह की जो अंतरक्रिया के साथ ही राजनीतिक दल और दबाव समूह का जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ।